हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं जीएसटी की अक्टूबर 24 से जो आ रही है अपडेट्स। जो एक नई सिस्टम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जो आईएमएस की जो यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की जो जीएसटी पोर्टल पे आप अपडेट देख रहे हो, तो वो सितंबर मंथ से वो चालू हो गई है। अभी तक बहुत सारी अपडेट्स इसके अंदर आई हुई है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्चुअल आईएमएस सिस्टम क्या है, किस तरीके से वो अप्लाई होता है, या कौन सी अपडेट के अंदर क्या नई कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड की हुई है। तो आइए आज समझते हैं। आज का पूरा सेशन जो है वो मैंने खास आपके लिए ही और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जितने भी आपके क्वेश्चन जो है वो इसी सेशन के थ्रू आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ये मेरे 100% कोशिश रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे कि अभी तक जितनी भी जो अपडेट्स आई है वो सारी एक ही पेज पे यहाँ पे देखो, ये पोर्टल पे दिख रही है हमें। सबसे पहली जो अपडेट आई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वो है 3 सितंबर 2024 को। अब इसमें क्या आया था, तो 3 सितंबर को ये ब्रीफ में आपको समझाऊं तो इसके अंदर ये था कि ये जो आईएमएस सिस्टम जो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अप्लाई होगी 1 अक्टूबर से। ऐसा उसमें अपडेट आया था सबसे पहले। और फिर आया 17 सितंबर 2024 को एक और अपडेट। इसके अंदर आया ड्राफ्ट मैनुअल ऑन आईएमएस। मतलब आईएमएस सिस्टम क्या है उसका पूरा ड्राफ्ट दिया, किस तरीके से ये पोर्टल पर वर्क करेगी, जो टैक्स पेयर है उन्हें किस तरीके से इस सिस्टम का यूज करना है। मतलब कि जैसे कोई टैक्स कंसल्टेंट है, कोई सीए है, कोई अकाउंटेंट है जो रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं हमारे लिए, बराबर। जो हम जैसे प्रोफेशनल जो है उन लोगों के लिए एक ड्राफ्ट था पूरा। इस सिस्टम में हमें रिटर्न की जो सिस्टम है जीएसटीआर 1, 2B और 3B, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इसमें आपको जो है कॉम्प्लायंस ध्यान में रखना है, एक पूरा ड्राफ्ट आया। देन 22 सितंबर 24 को FAQ ऑन आईएमएस आया। मतलब उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके कि भाई इसमें क्या करने का, इसमें क्या करने का। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने बहुत सारे वीडियो बना के रख दिए कि भाई नया सिस्टम आया, पुरानी सिस्टम खत्म हो गई, ये वो सब कुछ। तो इसलिए डिपार्टमेंट को एक FAQ देना पड़ा कि भाई आपके कोई भी क्वेश्चन है आईएमएस को लगते हुए तो ये सारे जवाब यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ऐसा एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक अपडेट दिया 22 सितंबर 24 को। फिर अक्टूबर 14 को एक अटेंशन एडवाइजरी प्रोवाइड की है। उसके लिए उसके अंदर खास करके ये प्रोवाइड किया गया कि भाई ये सिस्टम जो है वो कब से अप्लाई होगी और इसके अंदर क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या वॉलेंटरी है। ये एडवाइजरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। और मैं आपको पूरी तरह से समझाने की यहाँ से कोशिश करता हूँ कि आईएमएस सिस्टम जो है उसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस सेशन खत्म होने तक आपके अंदर उसके आंसर में दे पाऊं। उसके बाद 12 नवंबर को एक अपडेट आया, एडवाइजरी रिगार्डिंग आईएमएस ड्यूरिंग इनिशियल फेज। मतलब 14 अक्टूबर को एक अपडेट आया, एडवाइजरी दी। उसके बाद 17 अक्टूबर को एक एडिशनल FAQ दिया। फिर 12 नवंबर को यानी कि नवंबर के रिटर्न जो फाइल किए लोगों। अब 14 नवंबर को क्या होता है, अक्टूबर का टू बी जनरेट होता है। तो 12 नवंबर में ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज था आईएमएस सिस्टम का। देखो सितंबर में जो अपडेट आया वो था कि आपका ये आईएमएस सिस्टम जो है वो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 अक्टूबर में आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे उसके अंदर आपको ये सिस्टम अप्लाई करना है, नहीं। अक्टूबर के रिटर्न जो फाइल करोगे आप वहां से ये सिस्टम चालू होगा। तो अक्टूबर के रिटर्न हम कब फाइल करते हैं, नवंबर में। यानी कि नवंबर का जब 2B आएगा तब ये हमें जो भी प्रोविजन यहाँ पे दिखाई गई है आईएमएस के अंदर वो हमें अप्लाई करना है। तो इसके लिए 12 नवंबर को यानी कि 14 नवंबर जब 2B जनरेट होता है उसके पहले एक इनिशियल फेज पे किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन देना है इसके रिगार्डिंग एक अपडेट आई। देन नेक्स्ट डे 13 नवंबर को एडवाइजरी आई ऑन आईएमएस ऑन सप्लायर व्यू।
मतलब सप्लायर व्यू जो आईएमएस डैशबोर्ड है उसके अंदर सप्लायर व्यू किस तरीके से आएगा, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल प्रोवाइड होगी, कौन सी डिटेल हमें मैच करनी है, रिकंसिल किस तरीके करना है वगैरह। अब ये लास्ट थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 टाइम्स आईएमएस सिस्टम को लेके जीएसटीआर 2B को लेके एडवाइजरीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। चलिए इसको मैं समझते हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जहां पे जीएसटी पोर्टल पर जो इनवॉइसेस अभी तक हम 2B के अंदर रिकंसिल करते थे हमारे परचेस के साथ, अब यहाँ पे सब कुछ जो बिल्स प्रोवाइड किए गए हैं 2B के अंदर, उन्हें हमें ऑटोमेटिक 2B कैसे हमारे एंड से जनरेट करना है वो हम कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी। अभी उसको इजी करके मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी फैसिलिटी है, पहले हम क्या करते थे जब आईएमएस नहीं था, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं। 14th डेट को हमारा जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। जीएसटीआर 2B में हमें ऐसे इनवॉइसेस शो होते हैं जो हमारे सप्लायर ने, मतलब हमारे जो भी हमने जिससे बाय किया है, कुछ भी परचेस किया है, तो वो सारी वहां पे इनवॉइसेस शो करते हैं और उसी की हम क्रेडिट ले सकते हैं। अगर मेरे पास कोई इनवॉइस है बट सामने वाले, मतलब मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में फाइल नहीं किया है, तो मेरे पास बिल होते हुए भी मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले सकता। ऐसा सिस्टम अभी तक था। तो इसमें बहुत सारी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसमें दिक्कत हो जाती थी। भाई अगर मेरे पास बिल है तो मुझे बिल किस मंथ में बुक करने का, जीएसटीआर 2B पे शो नहीं करता है तो उसको मैं एंट्री कौन से मंथ में करूं, एंट्री इस मंथ में कर दूंगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट मेरा मिसमैच हो जाएगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्यूशन करने के लिए ये सिस्टम अप्लाई किया हुआ है। तो टू अनेबल टैक्स पेयर टू इफिशिएंटली एड्रेस इनवॉइस करेक्शन अमेंडमेंट विद देयर सप्लायर थ्रू द पोर्टल, बराबर क्या किया है, इफिशिएंटली एड्रेस इनवॉइस करेक्शन एंड अमेंडमेंट विद द सप्लायर थ्रू द पोर्टल, पोर्टल थ्रू हमें इसको करेक्शन करने के लिए अ न्यू कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बीइंग बॉट इट पोर्टल, मतलब एक कम्युनिकेशन सिस्टम पोर्टल पे अप्लाई की गई। जैसे देखो मैं एग्जांपल मैंने जब आपको दिया कि मेरे पास इनवॉइस है, मतलब मैंने जो परचेज किया उसका इनवॉइस है, पर मेरे सप्लायर ने उसको जीएसटीआर 1 में शो नहीं किया, उसका मतलब मैं क्रेडिट ले सकता नहीं, बराबर। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब उसको कॉल करना है या फिर उसको मेल थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू, वॉट एवर कम्युनिकेशन जो हम यूज करते हैं उसके थ्रू उसको हम इन्फॉर्म करेंगे, भाई आपने हमें मटेरियल दिया है, बिल भी दिया है, हमने आपको पेमेंट भी किया है, बट आपका जो जीएसटी का क्रेडिट है वो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने जीएसटीआर 1 के अंदर मेरा जो इनवॉइस वो आपने शो नहीं किया है। तो ये कम्युनिकेशन जो था वो दो पार्टी के बीच था। अब वो नहीं जब तक पे करेगा तब तक हमें क्रेडिट नहीं मिलेगी, भले ही मटेरियल हमारे पास है, इनवॉइस हमारे पास, सब कुछ है। तो ये फिर कहाँ जाता है केस, लिटिगेशन के अंदर जाता है, मतलब हमने क्रेडिट ले भी लिया कदाच, क्यों, क्योंकि हम 3B के अंदर क्रेडिट एडिट कर सकते हैं, 2B में नहीं है वो। 3B के अंदर जब हम फाइल करते हैं तो वहां पे हम एडिट करके क्रेडिट के अमाउंट लिख सकते हैं। तो कुछ टैक्स पेयर ऐसा करते हैं कि भाई मेरे पास बिल है, अगर उसने नहीं दिखाया तो उसकी गलती है, मैं क्रेडिट ले लूंगा, जब नोटिस आएगा तो मेरे पास तो प्रूफ है कि भाई मैंने देखो परचेस किया है और मैंने पेमेंट भी किया है, तो मैं बच जाऊंगा। बट टैक्स तो गवर्नमेंट को मिला नहीं है, इसने क्रेडिट ले लिया, उसने टैक्स पे नहीं किया। तो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो प्रोसेस है वो पोर्टल थ्रू यहाँ पे अप्लाई किया। अब क्या करना है, आपको जिस भी इनवॉइस की आपके सप्लायर को कुछ कम्युनिकेशन करना है तो पोर्टल थ्रू करना है। कैसे वो आगे मैं बताता हूँ। अब दिस विल ऑल्सो फैसिलिटेट taxpayer in matching of the record invoices vice versa issued by the supplier for availing the correct input tax credit। हमें करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हम उसको जो भी है वो फैसिलिटेट एक प्रोसेस हो जाए, इसके लिए प्रोसेस है। GS10 is in the process of developing a new functionality called invoice management system। ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब IMS, which will allow the recipient taxpayer to either accept or reject an invoice or to keep it pending in the system which can be availed later। मतलब क्या हुआ, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि भाई मेरा जीएसटी नंबर किसी ने जीएसटीआर और में गलत डाल दिया, तो रियली मैंने उसके परचेस नहीं किया, बट जीएसटीआर 2B में शो करता है, तो वो क्रेडिट मुझे नहीं लेनी है।
एज पर लॉ क्रेडिट मुझे लेनी नहीं है, बट कई लोग टैक्स बचाने के लिए उसको क्रेडिट ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में उसको रिवर्स कर देते हैं, भाई गलती से आ गया तो हमने रिवर्स कर दिया वगैरह कुछ होता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम इसलिए अप्लाई किया कि इधर आप उसको एक्सेप्ट करो, मतलब आपने परचेस रियली किया है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, अगर आपका परचेस नहीं है, सामने वाले ने गलती से आपका नंबर डाल दिया है, तो आप उसको रिजेक्ट करो या फिर पेंडिंग रखो। तो ये 3 ऑप्शन है, कैसे यूज करना है मैं अभी देखते हैं। तो ये सिस्टम अप्लाई होने वाला है, बराबर। दिस फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये 1 अक्टूबर से ये फैसिलिटी अप्लाई हो जाएगी ऑन द पोर्टल, ये हमें पहले बताया था, बराबर है। अब क्या करना है आपको इस फैसिलिटी के अंदर, तो ये है एक आईटीसी का इकोसिस्टम ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहीं पे होता है तो वो है आईटीसी का। तो आईटीसी को एक इकोसिस्टम में लाने के लिए ये सिस्टम अप्लाई किया है। अब जो भी बिल या जो भी इनवॉइस टूबी के अंदर ऑटो पॉपुलेट होके आते हैं वो तो आएंगे ही, बट एक आईएमएस डैशबोर्ड करके एक नया डैशबोर्ड आएगा, वहां पे आपको जाके जितने भी इनवॉइसेस वहां पे शो होते हैं उसके लिए 3 अलग अलग से ऑप्शन है, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या पेंडिंग रखो। वो 3 ऑप्शन में आपको सिलेक्शन करके उसके बाद रिकॉम्प्यूट जीएसटीआर 2बी का टैब एक आता है, वहां पे करके आपको 2बी जो है जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है उसको आपको रिकॉम्प्यूट करने का एक ये ऑप्शन देता है आईएमएस डैशबोर्ड। और आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ या फिर 1A उसके अंदर जो भी इनवॉइसेस ऐड किए हैं वो आपको रिफ्लेक्ट हो गए आईएमएस डैशबोर्ड पे, बराबर। कैसे देखो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे बताता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आईएमएस डैशबोर्ड है। ये देखो डैशबोर्ड आईएमएस का है, उसके अंदर लिखा है इनवर्ड सप्लाई। क्या लिखा है? इनवर्ड सप्लाई, मतलब ये एक्सेप्टेड रिकॉर्ड है B2B का। आप देखते हैं, आप देखो एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, ठीक है। अब ये क्या है, तो अगर ये बिल जो है मेरा उसको मुझे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट का करना है, और पेंडिंग रखना है तो पेंडिंग रखना है। वो ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करने है वो हम देखेंगे, बट पहले आप ये डैशबोर्ड सीखो कि इस डैशबोर्ड के अंदर हमें किस तरीके से व्यू है और किस तरीके से यहाँ पे हमें जो इनवॉइस है वो 1 by 1 शो होते हैं, ठीक है। आपको डैशबोर्ड में रिटर्न्स में जाना है, आईएमएस डैशबोर्ड पे इनवर्ड सप्लाई के अंदर जाना है, तो इनवर्ड सप्लाई के अंदर आपके जितने भी परचेसेस है वो सारे बिल यहाँ पे शो इस तरीके से होते हैं। उसके सामने 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर पूरा एक्सेल सीट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब 3 ऑप्शन क्या है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है ध्यान से समझना। नो एक्शन टेकन, अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, then these are the invoices record where no action has been taken by the recipient. This will be treated as deemed accepted at the time of GSTR to be generation. अगर आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो उसका मतलब होता है नो एक्शन टेकन, तो वो पोर्टल अपने आप से मान लेगा डिम्ड एक्सेप्टेड, मतलब आपने एक्सेप्ट किया है इस तरीके से मान के उसको जीएसटीआर 2बी जनरेट करने के लिए यूज कर लेगा, मतलब उसका क्रेडिट आपको जीएसटीआर 2बी में शो करेगा। देन एक्सेप्टेड क्या है, तो एक्सेप्टेड जो भी है वो भी जीएसटीआर 2बी का पार्ट बन जाएगा, उसकी क्रेडिट आप ले सकते हैं। रिजेक्टेड जो आपने की है वो 2बी में नहीं जाएगा, मतलब उसकी क्रेडिट आप नहीं लेते, मतलब नहीं लेंगे। पेंडिंग जो है वो भी आपका 2बी का पार्ट नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ के अंदर सब्सिक्वेंट मंथ में चला जाएगा। सब्सिक्वेंट मंथ में भी आपको वही बिल जो आपने पेंडिंग रखा है वो आईएमएस पे दिखेगा। अब आपको इस मंथ में क्रेडिट लेनी है तो वहां पे आप वापस उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 4 मतलब 3 ऑप्शन है, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और पेंडिंग। हमें कब एक्सेप्ट करना है, तो हमारा रियल परचेज है, हमारे पास मटेरियल आ भी गया है, इनवॉइस भी आ गया है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। अगर कोई ऐसा बिल है हमें यहाँ पे हमें शो होता है कि जो हमारा परचेस नहीं है या फिर ऐसा है जिसकी क्रेडिट हम नहीं ले सकते, यानी कि इनएलिजिबल क्रेडिट है, उसको हमें रिजेक्ट करना है। और ऐसा कोई इनवॉइस दिखता है हमें, वो हमारे पास अभी इनवॉइस भी नहीं आया, मटेरियल भी नहीं आया, बट ये शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इस मंथ में मैं उसके क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, उसको नेक्स्ट मंथ में मुझे जाना होगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास मटेरियल भी नहीं आया और मेरे पास उसका बिल भी नहीं आया, बट सामने वाले सप्लायर ने उसके 1 में या आईएफएफ ने शो किया है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है।
या फिर वो ई इनवॉइस की कैटेगरी में आता है तो भी वहां से सीधा वो यहाँ पे कहीं पे ट्रैक हो जाएगा, बराबर। तो उसको आपको पेंडिंग रखना है, उसको आप क्रेडिट नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे खास ध्यान ये रखना है कि आपको रिजेक्ट वाला ऑप्शन जो है ना वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। आपको पक्का यकीन है कि इसकी क्रेडिट मुझे नहीं ही लेनी है, तब ही आपको एक रिजेक्ट ऑप्शन लेना है, या फिर आप एक्सेप्ट में जाओ या फिर पेंडिंग। क्यों? एक बार अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसकी क्रेडिट आप ले सकते नहीं है कभी भी, ठीक है। एक बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसको आप एक्सेप्ट या पेंडिंग में नहीं ले सकते। वो रिजेक्ट मतलब वो क्रेडिट आपकी गई। तो रिजेक्ट वाला बटन जो है वो बहुत ध्यान से आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए, ये है आईएमएस का मेन डैशबोर्ड। अब देखो यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी दिख रहा है पहले, यहाँ पे बी टू बी अमेंडमेंट, बी टू बी डेबिट नोट अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, और ई कॉमर्स वाले जो 95 इनवॉइसेस है वो यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं आपको, इतने भी इनवॉइसेस। अब नो एक्शन वाले में अंदर ये नंबर ऑफ इनवॉइस दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 6 इनवॉइस है, तो 6 इनवॉइस आपको दिखेंगे, उसमें आप कोई भी तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने उस ऑप्शन 6 के 6 को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया उसके अंदर वो चला जाएगा। अब ये जो भी आपने सिलेक्शन कर लिया उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड आईएमएस डिटेल एक्सेल करके डाउनलोड एक्सेल फाइल कर सकते हैं, और ये कंप्लीट करके आपको कंप्यूट जीएसटी या टू बी करना है। तो वो सारे ऑप्शन जैसे जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया, वो क्रेडिट चली जाएगी टू बी में, रिजेक्ट किया वो निकल जाएगी, पेंडिंग किया वो भी निकल जाएगी। मतलब ओनली आपने जो एक्सेप्ट किया है वही क्रेडिट आपकी जीएसटी या टू बी में जाएगी। मतलब ये ऐसा सिस्टम है कि जीएसटी या टू बी आपको खुद को जनरेट करना है। पहले पोर्टल जनरेट करके देता था, हमें रिकंसिल करना था, और उस हिसाब से हमें क्रेडिट लेनी थी। तो एक हमारा काम जो था वो बढ़ जाता था, अकाउंटिंग का भी काम बढ़ जाता था, और इसके एडजस्टमेंट बहुत सारे करने पड़ते थे। अभी क्या हुआ, टू बी ही आपको जनरेट करने की फैसिलिटी यहाँ पे दे दी, और आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन 3 ही है। या तो आप क्रेडिट ले सकते हो, आप या क्रेडिट उसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब पेंडिंग रख सकते हो, या फिर आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते तो रिजेक्ट कर सकते हो। तो बस वही ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं हर एक इनवॉइस यानी कि हर एक बिल के लिए, ठीक है। इस तरीके से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का आईएमएस का डैशबोर्ड है। दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। अब ये दोनों क्या है? इनवर्ड सप्लाई मतलब मेरा परचेस, देखो नीचे दिया गया है, इनवर्ड सप्लाई मतलब डैशबोर्ड टू व्यू एंड एक्ट ऑन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्टेड बाय द सप्लायर इन आईएफएफ जीएसटीआर 1A56। मतलब हमारा जो सप्लायर है उसने अगर जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में या 1A में या 5 और 6 कोई भी रिटर्न के अंदर उसने अपना आउटवर्ड सप्लाई दिखाया है, वो हमारा इनवर्ड सप्लाई है, वो सब यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई के डैशबोर्ड में हमें दिखेगा। आउटवर्ड सप्लाई क्या है? तो आउटवर्ड सप्लाई मतलब मैंने जो टैक्स पेयर है जिसका ये पोर्टल है, उसने जो भी सेल किया, आउटवर्ड सप्लाई किया है, वो सारा आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे उसको आउटवर्ड सप्लाई के अंदर दिखेगा। अब ये क्यों? तो ये इसलिए कि यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई के अंदर जब आप जाओगे तो सामने वाले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया या पेंडिंग रखा, वो भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। मतलब कि मैंने जिसको सेल किया उसने उसकी क्रेडिट ली या नहीं ली, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो क्रेडिट का पूरा साइकिल जो है वो यहाँ पे 100% रिकंसिल हो जाता है, ठीक है। ओके, अब एक जो मैंने बताया पहले कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बिटवीन टैक्स पेयर, वो यहाँ पे चालू की गई है, पोर्टल पे ऑलरेडी थी, बट यूज नहीं करते थे कई लोग, बट यूज करना चाहिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको उसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंडिंग रखा या फिर रिजेक्ट किया या फिर किसी और जो इनवॉइस मेरे पास है बट वो नहीं आईएमएस में दिख रहा, नहीं टू बी में दिख रहा, तो मतलब वो क्या हुआ कि मेरे सप्लायर ने उसका टैक्स नहीं पे किया या जीएसटी 1 में उसको नहीं शो किया। तो फिर मुझे उससे कम्युनिकेशन करना है तो मैं पोर्टल थ्रू ही करूंगा। कैसे करेंगे? तो आप जाओगे जब कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर के टैब के अंदर, तो आपको इस तरीके से एक जो स्क्रीन है वो मिलेगा। यहाँ पे देखो इनबॉक्स है, कंपोज है, आउटबॉक्स है, और ये आप सारा डाउनलोड भी कर सकते हैं।
बराबर। अब क्या है यहाँ पे देखो, फ्रॉम रिसिपिएंट और फ्रॉम सप्लायर, ये मैंने इनबॉक्स खोल के रखा है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों है। फ्रॉम रिसिपिएंट मतलब मैंने जो सेल किया उसने कुछ कम्युनिकेशन किया, तो मुझे यहाँ पे इस स्टेप में दिखेगा फ्रॉम रिसिपिएंट। और फ्रॉम सप्लायर मतलब मेरा कोई सप्लायर है जिससे मैंने परचेस किया, उसने कोई मेरे साथ कम्युनिकेशन किया या मैंने कुछ किया, तो वो यहाँ पे दिखेगा। अब क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हम ये कर सकते हैं, कंपोज के टैब में जाएंगे, कंपोज करेंगे तो यहाँ पे सेंड इंस्टेंट न्यू नोटिफिकेशन, मतलब मुझे कोई नोटिफिकेशन देना है तो मुझे इस तरीके से देना है। नोटिफिकेशन टू, किसको नोटिफिकेशन देना है, सप्लायर को, मतलब मैंने जिससे परचेस किया है उसको। अब उसका जीएसटी नंबर हम यहाँ पे डालेंगे तो उसका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब्जेक्ट में मुझे क्या डालना है, मेरी कोई भी क्वेरी है तो मुझे यहाँ पे वो डाल देना है, मतलब कि कोई बिल है, कोई इनवॉइस मेरे पास है बट उसको उसने जीएसटी वन में नहीं ऐड किया है तो मैं उसको क्रेडिट नहीं ले सकता, तो वो अगर प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे ये डाल देना है। रिमाइंडिंग फॉर फाइलिंग का भी ऑप्शन है, आप उसको रिमाइंड भी करा सकते हो कि भाई आपने मुझे सेल किया है, आप उसका रिटर्न फाइल करो। अगर उसने नहीं किया है तो आप उसको रिमाइंडर भी यहाँ पे दे सकते हो। फिर उसके बाद नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक सारे ये ऑप्शन आते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड, क्या उसको एक्शन लेने के लिए मुझे नोटिफाई करना है, तो फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, मतलब मेरा बिल जो है वो वन पे आप उसने नहीं चढ़ाया तो वो हम बता सकते हैं। अमेंडमेंट के लिए कुछ भी देना है तो वो कर सकते हैं। अपलोडेड डॉक्यूमेंट, री अपलोडेड डॉक्यूमेंट, बराबर। पेमेंट मोड, पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट, क्योंकि 180 डेज का प्रोविजन तो है ही अभी तक हमारा, 180 डेज में उसने पेमेंट किया या नहीं किया तो हम उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते, बराबर। 180 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए, तो ये उसका भी आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दो, डेट डाल दो, वैल्यू डाल दो, बराबर। आप अपलोड भी कर सकते हो, कोई भी अटैचमेंट आपको पूरा इनवॉइस यहाँ पे अपलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से अपलोड अटैचमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब यह आपको सीधा सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे तो वो चला जाएगा आपके सप्लायर के पोर्टल के ऊपर। जब वो ये स्क्रीन ओपन करेगा और यहाँ पे उसका वो इनबॉक्स देखेगा तो यहाँ पे उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। वो देखेगा कि मेरे रिसिपिएंट ने मेरे को ये इन्फॉर्म किया है, और किसके थ्रू किया आपने, पोर्टल थ्रू। मतलब पोर्टल आपका जो है वो एक प्रूफ बन गया। अब कभी भी आप उसको कुछ भी, मतलब आगे जाके कोई भी नोटिस वगैरह ऑर्डर वगैरह आ सकता है तो आप वहां पे वो प्रूफ पे दे सकते हो कि भाई मैंने बार बार उसको ये बताया था पर फिर भी उसने पेमेंट नहीं किया, या लीगल कुछ भी आपको प्रोसेस करनी है तो ये आपके लिए ये सबसे बढ़िया एक प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आपने पोर्टल के थ्रू कम्युनिकेट किया है। ठीक है, चलिए। तो ये इस तरीके से आउटबॉक्स के अंदर मुझे ये यहाँ पे दिखेगा, जो रिप्लाई सेंड किया, नोटिफिकेशन सेंड किया, वो सब यहाँ पे, और जितना भी कम्युनिकेशन किया उसको मुझे CSV टेम्पलेट में डाउनलोड करना है एक्सेल फाइल में, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए नेक्स्ट। अब जो मेन हमारा एडवाइजरी था उसकी बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन की बात हो गई, आईएमएस के बारे में मैंने आपको समझाया, आईएमएस सिस्टम क्या है, 3 ऑप्शन बहुत बढ़िया है यहाँ पे दिए गए हैं, वो हमें किस तरीके से करने वो देखते हैं। अब मेन जो हमारा 14 अक्टूबर को जो अटेंशन एडवाइजरी दिया उसके बारे में बात करते हैं। तो 14 अक्टूबर को ये दिया है यहाँ पे कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इज मेड अवेलेबल टू टैक्स पेयर फ्रॉम टुडे, यानी कि 14 अक्टूबर से ये सिस्टम जो है वो टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल रहेगी, बराबर। द न्यू सिस्टम सेल फैसिलिटेट taxpayers in matching their record invoice vis-a-vis issue by their supplier for availing the correct input tax credit। उसको मैचिंग करने के लिए सब यहाँ पे ये सिस्टम अप्लाई किया है वो बताया है। टैक्सपेयर कैन मेक यूज दिस सिस्टम टू टेक एक्शन ऑन द इनवॉइसेस रिफ्लेक्टिंग ऑन आईएमएस डैशबोर्ड, बराबर। आईएमएस के ऊपर जो भी दिखेगा वहां से अभी वो एक्शन ले सकते हैं। The first GSTR to be would be generated for the return period October 24 on 14th November 24, considering action taken on invoice management system। मतलब ये कि 14 अक्टूबर से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पोर्टल पे दिखना शुरू हो गया, रिफ्लेक्टिंग शुरू हो गया इनवॉइसेस वहां पे। बट आपको ये सिस्टम जो है वो अप्लाई कब से करना है, तो फॉर द रिटर्न पीरियड अक्टूबर 24, यानी कि अक्टूबर 24 का रिटर्न कब फाइल करते हैं हम, नवंबर में, तो अक्टूबर 24 का जो रिटर्न फाइल करेंगे तब ही हमें वो ये यूज करना है। मतलब 14 अक्टूबर को भले आया, और 14 अक्टूबर को तो कौन सा टू बी जनरेट होगा, सितंबर का, उसके लिए हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई होगा हमारा 14 नवंबर से।
बराबर। इट मे बी नोटेड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी, ये बहुत खास है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक एक्शन ऑन इनवॉइसेस इन आईएमएस डैशबोर्ड फॉर जीएसटी एट टू बी जनरेशन। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, बट मैं आपको बोलता हूं ये एडवाइजेबल है। क्यों? क्योंकि अब ये सिस्टम अप्लाई किया है तो ये सिस्टम अप्लाई होके ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि ट्रायल बेस पे चालू किया। अब क्या होगा, आप एक्शन नहीं लोगे तो ऑटोमेटिक वो कहां पे चला जाएगा, एक्सेप्टेड में चला गया, मतलब आपने क्रेडिट ले ली, कोई गलत क्रेडिट हो गई तो आपको वापस वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और उतना टैक्स जो है वो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तो ये तो सिस्टम थी, तो आईएमएस सिस्टम लाए क्यों, ऐसी भूल जो होती थी उसको करेक्ट करने के लिए तो लाए। तो मैंडेटरी नहीं है, बट हमें जो है वो अक्टूबर यानी कि 14 नवंबर को जब हम 2B फाइल करते हैं उसी में हमें ये करना चाहिए, लिस्ट चालू कर देना चाहिए, लर्निंग बेस पे भी चालू कर देना चाहिए, बराबर है। मैंडेटरी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, अभी जब कंपलसरी करेंगे तब देखेंगे, बराबर। तो ये एडवाइजेबल है कि आप उसको करो, और बहुत इजी है। बाकी तो बहुत सारी बातें होंगी बट ये इजी है और फ्लेक्सिबल है। जैसे फिर नवंबर 12 को आया एडवाइजरी रिगार्डिंग आईएमएस ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नवंबर को अंदर क्या आया, तो नवंबर के अंदर हमें बताया गया यहाँ पे, Invoice management system IMS is an optional facility introduced from October 24 on GST portal, on which the invoices, records saved furnished by supplier in GSTR 1A IFF can be accepted, rejected, or kept pending by recipient. Based on the action taken by the recipient on the IMS system will be generated the 2B of the recipient on 14th of subsequent month. मतलब आप जो भी यहाँ पे 1 IFF के अंदर जो भी बिल जो सामने वाले ने ऐड किए वो सब यहाँ पे शो होंगे, आपको उसको रिजेक्ट, एक्सेप्ट और पेंडिंग के अंदर करना है, उसी हिसाब से आपका जो 2B है वो जनरेट होगा। ये हमने पहले देखा, वही एक यहाँ पे दिया। अब इसके अंदर क्या दिया है, सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं वापस। The taxpayer can accept, reject or keep pending the invoice record on the IMS after due verification from his account। तो मेरे को ये आपको यही समझाना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैंडेटरी नहीं है फिर भी एडवाइजेबल क्यों है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, द टैक्स पेयर कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट पेंडिंग इनवॉइस और रिकॉर्ड ऑन आईएमएस आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन फ्रॉम हिज अकाउंट। मतलब आपको आईएमएस के ऊपर जब करना है उससे पहले आपको आपके अकाउंट का रिकंसिलेशन करना है। मतलब 2B का पहले आपको क्या करना है, 2B को पहले अपने अकाउंट से रिकंसिल करना है, फिर रिकंसिल करना है आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे। नहीं समझ आया, इजी वे में समझाता हूं। पहले जो हम करते थे वो तो करना ही है, मतलब कि 2B के अंदर जितने भी इनवॉइस हमें शो होते हैं उसको हमें अकाउंट के साथ रिकंसिल करना है। 2B में जितने भी इनवॉइस शो हो रहे हैं वो मेरे पास है, मैंने अकाउंट में उसको एंट्री की है या नहीं की है, या अकाउंट्स में कुछ एंट्री की गई मेरे पास, मतलब इनवॉइस है बट 2B में शो नहीं हो रहे, ऐसा रिकंसिलेशन पहले करना। फिर जाना है आपको रिकंसिल करने के लिए आईएमएस डैशबोर्ड। तो पहले आप अपना अकाउंट्स और 2B तो रिकंसिल कर लो जो करते थे अभी वो, फिर क्या करना है, फिर आपको आईएमएस के ऊपर भी इसको रिकंसिल करना है। The ITC for the rejected record will not be available to the recipient in the GSTR 2B। मतलब आप जो रिजेक्ट करोगे उसकी ITC आपको 2B पे अवेलेबल रहेगी नहीं। Liability and input tax credit is being auto populated in 3B। ये तो पता है हमें कि भाई 3B के अंदर तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों? लाइबिलिटी कहां से आती है, GSTR 1 से, और क्रेडिट कहां से आती है, 2B से। Of the taxpayer on the portal based on his liability declared in 1A and input tax credit made available in GSTR 2B. However, the taxpayer can presently edit the said auto-populated detail in GSTR 3B before filing the same। क्या बताया? Presently edit the said auto-populated detail in 3B, मतलब ये बताया है और हमें नॉक किया है ऐसे कि भाई अभी 3B के अंदर ये एडिटेबल है। जब आईएमएस कंपलसरी कर देंगे, मैंडेटरी कर देंगे, तो 3B में कुछ हम एडिट कर पाएंगे नहीं, सीधा 1 से लाइबिलिटी आएगा और 2B हम जनरेट करेंगे थ्रू आईएमएस। तो जो भी है वो हमें कहां पे ध्यान रखना है, पूरा आईएमएस पे।
1 है तो उसमें कुछ गलती हो गई तो उसको नेक्स्ट मंथ में अमेंड कर सकते हैं या 1A में अमेंड कर सकते हैं। बट 2B के अंदर कुछ गलती हो गई, क्रेडिट ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, तो वो फिर वहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, IMS, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग। प्रेजेंटली एडिटेबल है, अगर जब से ये IMS जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा तो तब से ये क्या हो जाएगा, एडिटेबल नहीं रहेगा। तो आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, भले मैंडेटरी नहीं है। समझ लिया हमने कि भी एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग करना है या फिर रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट के अंदर खास ध्यान रखना है कि रिजेक्ट कब करना है। 100% मैं श्योर हूं कि मुझे इसकी क्रेडिट नहीं ही लेनी है, तब उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। और 100% श्योर हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, मेरा मटेरियल भी आया हुआ है, 2B के अंदर शो भी होता है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। पेंडिंग कौन से रखने हैं, जो मुझे दिख रहे हैं बट मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने मटेरियल मंगाया है खाली और मुझे फिर भी दिख रहे हैं, तो उसको पेंडिंग रखना है। या फिर ऐसा कोई है कंफ्यूजन कि ये तो मटेरियल आया पर मैं वापस कर दूंगा, कुछ भी ऐसा कुछ लगता है, तो उसको पेंडिंग में रखो, आप छोड़ दो। बराबर। नंबर 3 है इसमें, IMS being a new functionality introduced on the portal, there may be cases where in the initial phase of implementation of IMS, the recipient may make error, mistake while taking action like accept, rejection or pending on the IMS in respect of the invoice record. मतलब ये इनिशियल स्टेज है ना, इसलिए उस लोगों ने क्या किया है, अभी मैंडेटरी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो मिस्टेक या एरर कर सकता है, क्योंकि नया नया सिस्टम है। बराबर, तो कुछ हो सकता है, इसलिए उसने यहाँ पे मेंशन किया है। As GSTR 2B of the recipient will be generated on the portal based on the action taken by the recipient on the IMS, any mistake in the action taken by the recipient on the IMS could result in incorrect details of available eligible input tax credit to the recipient being shown in his GSTR 2B, which also be auto-populated in his GSTR 3B on the portal. मतलब ये हमने यहाँ पे खास नोटिस करके बता रहे हैं कि अगर आपने IMS के अंदर कुछ गलती कर दी तो वो गलती जाएगी आपकी 2B में और 2B से जाएगी आपकी 3B में। तो इनिशियल स्टेज है इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये एडवाइजरी के अंदर ये बताते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा बहुत जो एरर वगैरह कुछ होगा इनिशियल स्टेज पे, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ जाएगा एक्सेप्टेंस में, नो एक्शन के अंदर, तो ये तो सरासर गलती ही है, सरासर गलती ही है। आपने जानबूझ के एरर लिया है, वो होता है, और जानबूझ के एरर नहीं होती, जानबूझ के होता है वो। बराबर, समझ गए आप? तो ये है, इसलिए आपको मैंडेटरी नहीं है, फिर भी ये यूज करना है। अब इन सच केसेस, अब क्या होगा इसमें, अगर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो द रिसिपिएंट कैन चेंज द एक्शन ऑन द IMS इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस रिकॉर्ड, यानी कि रिजेक्ट, एक्सेप्ट एंड कैन रिकम्प्यूट हिज GSTR 2B एट एनी टाइम till the filing of GSTR 3B for the corresponding tax period, so that correct ITC is auto populated। मतलब ये बताया है कि आप 3B को फाइल करने से पहले IMS के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट का जो भी आपने किया है वो आप कर सकते हो। एक बार तो आपका 3B फाइल हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो 2B आपको जितनी बार रिकम्प्यूट करना है वो कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको सिस्टम दो ही समझाई कि पहले आपको क्या करना है, 2B को अकाउंट के साथ रिकंसिल करना है, फिर आपको उसको लेके जाना है IMS पे रिकंसिल करने के लिए। और IMS और आपका बुक्स जो है वो कंप्लीट होगा तो आपका क्रेडिट जो है वो कंपलसरी और सही ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस होगा नहीं। Despite this, there may still be some cases whether the recipient is not able to correct the action taken on the IMS, resulting in wrong population of ITC in 3B of the recipient or wrong auto population of liability in 3B of the corresponding supplier। मतलब सम केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई आप 3B के अंदर जो है वो ITC रॉन्ग ले लेते हैं, या कुछ गड़बड़ हो जाती है IMS के अंदर, तो आपका 3B के अंदर जो ITC है वो गलत हो सकता है। Therefore, during the initial phase of implementation of IMS, the taxpayer advised that in such cases where due to any inadvertent mistake in the action taken on the IMS में आपने कुछ गलत यानी कि मिस्टेक की है, then if incorrect details of ITC auto-populated in 3B on the portal, the taxpayer may, before filing 3B return,
edit such wrongly populated ITC in their 3B. अभी भी आप 3B के अंदर एडिट कर सकते हैं। अगर आपने IMS में भी कुछ गलत किया है तो आप 3B के अंदर अभी ऑप्शन चालू है एडिट का, आप कर सकते हैं। फॉर द इनिशियल स्टेज, implementation of initial stage, to correctly avail their ITC and pay the tax liability correct। ठीक है, तो समझ रहे हो आप, बार बार ये बता रहे हैं कि भाई इनिशियल स्टेज पर है, तो आप अगर गलती करते हो तो आपको ऑप्शन है कि भाई आप 3B में जाके करेक्ट कर सकते हो, वहां पे जाके करेक्ट कर सकते हो, बट डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप IMS का यूज करो, उसको मैंडेटरी ही है ऐसा मान के आप चलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था IMS के ऊपर पूरा अभी तक का जो भी अपडेट्स आया था वो। मेरे हिसाब से, मैं मेरे व्यू से आपको बताऊं तो IMS एक ऐसा सिस्टम है जो शुरुआत में हमें थोड़ा बर्डन जैसा लगेगा, शुरुआत में हमें दो बार रिकंसिडर करना पड़ेगा ऐसा लगेगा, बट अगर ये सिस्टम अप्लाई होता है तो ये सही मायने में GST जो है वो गुड एंड सिंपल टैक्स हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो 2B जनरेट करने की यहाँ पे परमिशन मिल रही है। मुझे क्या क्रेडिट लेना है, क्या करना है, वो मेरे पास सामने यहाँ पे IMS बोर्ड थ्रू मुझे वो परमिशन मिल रही है। अभी तक क्या था, जो 2B में आता था वही सीधा 3B में जो चला जाता था, वहां पे एडिट करने का ऑप्शन था। एडिट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, मतलब मुझे लिखना था 1000, लिख लिया 1 लाख, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा भी करते होंगे या करते हैं कि भाई टैक्स नहीं भरना है, 2B में नहीं है, फिर भी आप एडिट करके 3B के अंदर क्रेडिट ज्यादा दिखा के टैक्स नहीं भरते, तो फिर वो लिटिगेशन का काम जो डिपार्टमेंट का है वो बढ़ जाता है। कैसे? तो ऐसे लोगों को उसको निकाल के फिर उनको नोटिस भेजना है, जितना आपने टैक्स कम पे किया है, गलत क्रेडिट लिया है, वो सारी चीजें वो जो लिटिगेशन के काम की जो होती है वो सब बढ़ जाते हैं। मतलब बर्डन किस पे बढ़ जाता है? डिपार्टमेंट। अगर ये सिस्टम अप्लाई हो गया और अगर ये सिस्टम से सब कुछ सही चलने लगा तो ये सारी जो लिटिगेशन वाली जो काम बात है वो सब खत्म हो जाएगी, मतलब कम तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि IMS के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या पेंडिंग करो। उसी हिसाब से आपकी 2B के अंदर क्रेडिट जनरेट होगी और वही क्रेडिट आपकी 3B में जाएगी। तो आपका क्रेडिट का जो प्रॉब्लम था कि भाई मुझे पोर्टल पे किस तरीके से क्रेडिट लेना, जो फ्रीडम था वो नहीं था, वो फ्रीडम यहाँ पे आपको रिकंसिलेशन की मिल जाती है। अभी तक रिकंसिलेशन मैन्युअल करते थे, अभी सीधा ये पोर्टल पे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये है, तो IMS जो सिस्टम है बहुत ही इजी और बहुत ही सही है, ये मैं मानता हूँ। तो हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में भी अभी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भी आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक रिकॉर्डेड जो है वेबिनार वो आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख रहे हो तो हमारे टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मेल है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, हमारी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे कुछ कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अपडेट्स हम लाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि इजी लैंग्वेज में आपको जो है वो समझ आए, ऐसा हम प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट कोई ऐसी नई अपडेट के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।